डेली न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। बीते शुक्रवार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स के इसराइल के हमलों में मारे जाने पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, इस रविवार को हमास द्वारा इसराइल में बीभत्स आतंकवादी हमले शुरू करने के 6 महीने पूरे हो गए हैं। 7 अक्टूबर का दिन इसराइल और दुनिया के लिए दर्द का दिन है। संयुक्त राष्ट्र और मैं व्यक्तिगत रूप से उन 1200 लोगों के लिए इसराइलियों के साथ शोक व्यक्त करते हैं जो बेरहमी से मारे गए थे, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा फैलाए गए आतंक को कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। मैं एक बार फिर यौन हिंसा, यातना, नागरिकों को घायल करना और उनका अपहरण करना, नागरिकों को टारगेट करके रॉकेट दागना और मानव ढालों के इस्तेमाल की पूरी तरह से निंदा करता हूँ। मैं हमास और अन्य सशस्त्र समूहों द्वारा बंधक बनाए गए सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई का आह्वान करता हूँ। तब तक रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा दौरे और मदद के माध्यम से उनके साथ मानवीय सलूक किया जाना चाहिए। मैं बंदी बनाए गए कई लोगों के परिवार के सदस्यों और यहाँ तक कि छुड़ाए गए बंधकों से भी मिला हूँ। मैं हर दिन उनकी पीड़ा, अनिश्चितता और गहरे दर्द को महसूस करता हूँ। मीडिया के प्रिय सदस्यों, पिछले 6 महीनों से इसराइल ने सैन्य अभियान द्वारा गाजा में फिलिस्तीनियों के ऊपर लगातार मौत और विनाश फैलाया हुआ है, जिसमें कथित तौर पर 32,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और 75,000 से अधिक घायल हुए हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। जिंदगियां बिखर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का सम्मान तार-तार हो रहा है। 10 दिन पहले रफा क्रॉसिंग की अपनी यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात अनुभवी मानवतावादी कार्यकर्ताओं से हुई, जिन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से बताया कि गाजा में जैसा संकट और यातनाएं चल रही हैं, ऐसा उन्होंने आज तक कहीं नहीं देखा। इस बीच जैसा कि मैंने रफा क्रॉसिंग के रास्ते में देखा, मानवीय सहायता से लदे ट्रकों की लंबी लंबी कतारें एक के बाद एक बाधाओं का सामना कर रही हैं। जब सहायता के द्वार बंद हो जाते हैं तो भुखमरी के द्वार खुल जाते हैं। आधे से अधिक आबादी, 10 लाख से अधिक लोग भयावह भूख का सामना कर रहे हैं। गाजा में वहाँ के बच्चे आज भोजन और पानी के अभाव में मर रहे हैं। ये समझ से परे है। फिलिस्तीनी लोगों को दी जा रही सामूहिक सजा को कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। मुझे उन रिपोर्टों से भी बहुत दुख हुआ जिनमें बताया गया है कि इजरायली सेना अपने बमबारी अभियानों में टारगेट की पहचान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एक टूल के रूप में कर रही है, खासकर घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों में, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च स्तर पर नागरिक हताहत हो रहे हैं। जिंदगी और मौत के फैसलों का कोई भी हिस्सा जो पूरे परिवारों को प्रभावित करता है, उसे एल्गोरिदम की असंवेदनशील गणना के हवाले किया जाना सही नहीं है। मैं कई वर्षों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हथियार बनाने और मानवीय माध्यम की आवश्यक भूमिका को कम करने के खतरों के बारे में चेतावनी दे रहा हूँ। एआई का उपयोग दुनिया की भलाई के लिए एक ताकत के रूप में किया जाना चाहिए, न कि जवाबदेही को धूमिल करते हुए औद्योगिक स्तर पर युद्ध छेड़ने में। अपनी गति, पैमाने और अमानवीय क्रूरता में गाजा में चल रहा युद्ध वहां के नागरिकों के लिए, सहायता कार्यकर्ताओं के लिए, पत्रकारों के लिए, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए और हमारे अपने सहयोगियों के लिए सबसे घातक संघर्ष है। लगभग 196 मानवीय सहायता कर्मी मारे गए हैं, जिनमें हमारे अपने संयुक्त राष्ट्र स्टाफ के 175 से अधिक सदस्य शामिल थे, जिनमें से अधिकतर UNRWA में अपनी सेवा दे रहे थे। UNRWA जो कि गाजा में सभी राहत प्रयासों का आधार है। इनके अलावा अन्य मरने वाले लोगों में WHO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सहयोगियों के साथ साथ डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रेड क्रिसेंट और कुछ दिन पहले वर्ल्ड सेंट्रल किचन के मानवतावादी भी शामिल हैं। इंफॉर्मेशन वॉर ने आघात को और बढ़ा दिया है, जिसमें तथ्यों को छुपाया जा रहा है और दोषारोपण किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को गाजा में प्रवेश से वंचित करना दुष्प्रचार और झूठी कहानियों को पनपने की इजाजत दे रहा है।
हम इस संघर्ष में मारे गए सभी मानवतावादी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं और उनकी प्रतिबद्धता और बलिदान को याद रखने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस सप्ताह वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 कार्यकर्ताओं की भयावह हत्या के बाद इस्राएली सरकार ने गलतियों को स्वीकार किया है और कुछ अनुशासनात्मक उपायों की घोषणा की है, लेकिन मूल समस्या ये नहीं है कि गलतियां किसने की। असली समस्या वह सैन्य रणनीति और प्रक्रियाएं हैं जो उन गलतियों को बार बार बढ़ने की अनुमति देती हैं। उन विफलताओं को ठीक करने के लिए स्वतंत्र जांच और जमीनी स्तर पर सार्थक और मानक बदलाव की आवश्यकता है। इस त्रासदी के बाद इस्राएली सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को गाजा में वितरित की जाने वाली मानवीय सहायता में पर्याप्त वृद्धि की अनुमति देने के अपने इरादे से अवगत कराया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रयोजन प्रभावी ढंग से और शीघ्रता से साकार होंगे, क्योंकि गाजा में स्थिति बिल्कुल निराशाजनक है। नाटकीय तौर पर बिगड़ती हुई मानवीय दशाओं के लिए जीवन रक्षक सहायता के वितरण में एक बड़ी वृद्धि की आवश्यकता है और एक यथार्थ बदलाव की आवश्यकता की जरूरत है। मैं तत्काल युद्ध विराम, सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई, नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय सहायता की निर्बाध डिलीवरी के लिए अपनी अपील दोहराता हूँ। पिछले सप्ताह सुरक्षा परिषद ने इसके लिए आह्वान किया था और दिसंबर में परिषद ने संयुक्त राष्ट्र तंत्र के तहत जीवन रक्षक सहायता के वितरण में तेजी लाने की मांग की थी। उन सभी मांगों को लागू किया जाना चाहिए। इसमें विफलता अक्षम्य होगी। 6 महीने गुजर चुके हैं। हम बड़े पैमाने पर भुखमरी के और क्षेत्रीय संघर्ष के कगार पर हैं, जो कि वैश्विक मानकों और मानदंडों में विश्वास की पूर्ण हानि है। अब उस स्थिति से पीछे हटने का समय है। बंदूकों को शांत करने का, भयानक पीड़ा को कम करने का समय है, और इससे पहले कि बहुत देर हो, ये समय है संभावित अकाल को रोकने का। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के इस संबोधन के बाद एडी लेटर के रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा, आपने कहा कि स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। ऐसी जांच को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र क्या कर सकता है? महासचिव ने उत्तर देते हुए कहा, यह स्पष्ट है कि इस्राएली सरकार को स्वतंत्र जांच की संभावना को स्वीकार करना होगा, क्योंकि जांच केवल इस्राएली अधिकारियों के सहयोग से ही चल सकती है। सवाल केवल इस विशिष्ट घटना का नहीं है। 196 मानवतावादी कार्यकर्ता मारे गए हैं और हम जानना चाहते हैं कि उनमें से प्रत्येक को क्यों मारा गया। अल जजीरा इंग्लिश से गैब्रियल एलिजोंडो ने सवाल पूछा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस्राएली सरकार ने संकेत दिया है कि वे इरेज क्रॉसिंग को केवल अस्थायी रूप से खोलेंगे। क्या आप उससे संतुष्ट हैं? महासचिव ने उत्तर दिया, हम अभी तक नहीं जानते कि किस प्रकार से उपायों की घोषणा की जाएगी। ये स्पष्ट है कि जैसे कि मैंने कहा, छिटपुट उपाय करना पर्याप्त नहीं है। हमें एक आदर्श बदलाव की जरूरत है। यदि ये होता है तो हम देखेंगे और उसके बाद हम इसका निर्णय खुद करेंगे। अरेबिया चैनल से तलाल अल हज ने सवाल किया, 25 मार्च को जब सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2728 को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की अनुपस्थिति में पास किया गया था, हमने यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की उच्च अधिकारियों सहित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और व्हाइट हाउस के बयान सुने थे कि ये प्रस्ताव एक गैर बाध्य प्रस्ताव है। इससे वास्तव में हजारों लोग चिंतित हैं और मेरे क्षेत्र के लाखों लोग। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव बाध्यकारी हैं या गैर बाध्यकारी? और दूसरी बात, आज इसराइल ने 2 निचले स्तर के अधिकारियों को निकाल दिया है और वर्ल्ड सेंट्रल किचन पर बमबारी के लिए कुछ अधिकारियों को फटकार लगाई है। क्या वो काफी है? Quickly, today Israel has fired 2 low-level officers and reprimanded some high officers for the bombing of the World Central Kitchen. Is that enough? सचिव ने उत्तर देते हुए कहा, Well, first of all, the Secretary General सबसे पहले ये by the charter. कि महासचिव चार्टर द्वारा निर्देशित होता है और चार्टर अनुच्छेद 25 में स्पष्ट है। कृपया अनुच्छेद 25 पढ़ें। आप सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की प्रगति से भली भांति परिचित हो जाएंगे। और दूसरा यह
कि जैसे कि मैंने कहा, सवाल केवल यह जानने का नहीं है कि क्या कुछ गलतियां हुई थी और किसने की थी। सवाल उस व्यवस्था का है जो उन गलतियों को बार बार होने देती है, और यह कि उस प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है, जिसका तात्पर्य उस रणनीति और प्रक्रियाओं में बदलाव से है जो सेना गाजा में उपयोग कर रही है। देश दुनिया की खबरों को पाने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।